हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमारा ये 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई बताइए। कहने कि ज्ञापन या ज्ञाप, सरकारी पत्र, परिपत्र या अधिसूचना। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। या जो है ज्ञापन या ज्ञाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह जो है किस नाम से जाना जाता है? ज्ञापन या ज्ञाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार ये आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए परिपत्र क्या होता है। परिपत्र क्या होता है? देखिए परिपत्र जो है, परिपत्र एक ऐसा पत्र होता है जो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों के बीच प्रसारित करने वाला सूचित करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम परिपत्र कहते हैं। तो देखिए परिपत्र की विशेषताएं, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। क्या भाई? एक ही विषय होता है एक परिपत्र में। ठीक है, और इसमें संबोधन नहीं होता। तो आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, ऐसे कौन सा पत्र जो लिखते हैं उसमें संबोधन नहीं होता है? तो आप बताएंगे परिपत्र में जो है संबोधन जो है प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा परिपत्र के बारे में। देखिए सरकारी पत्र क्या है? सरकारी पत्र सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए एक है अगला है अधिसूचना। देखिए अधिसूचना का अर्थ है विशेष सूचना। सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित पंक्ति में एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो ये अधिसूचना किसमें प्रकाशित किया जाता है ऐसे भी पूछेगा तो ये राजपत्र में। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप यहाँ ए नंबर याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कहने की निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता देखिए नहीं है? तो आपको पत्र की विशेषता भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे हैं कि सरलता, सहजता होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सरल शब्दों में लिखना चाहिए। पता लगे आप छुट्टी मांग रहे हैं प्रिंसिपल साहब से और ऐसा अटपटा वर्ड लिख दिए हैं, प्रिंसिपल को समझ में नहीं आया, प्रिंसिपल नाराज हो जाएगा, छुट्टी भी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि सरल वाक्य में होना चाहिए। संक्षिप्तता होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा 10 पेज का पत्र भी नहीं होना चाहिए, बस आपका 1 पेज में अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक, ये कह रहे हैं कि कठिनता होनी चाहिए। तो यही आपका कह रहे हैं कि भैया विशेषता नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। काहे कि कठिनता का मतलब है कि भाई कठिन वर्डों में आप लिख देंगे तो प्रिंसिपल या किसी भी जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं लिख दिए तो उसके समझ में नहीं आएगा, तो वो परेशान होगा। तो इस प्रकार आप सी नंबर यहाँ सही। और देखिए शुद्धता भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि शुद्ध भी लिखना चाहिए, कि गलत लिख दिए तो पत्र पढ़ने वाला भी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपकी शुद्धता भी होनी चाहिए। तो यहाँ सी देखिए कठिनता जो है शब्द यूज किए हैं, तो ये सी वाला आपका पत्र की विशेषता नहीं होगा। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए भाई, कहने अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब बताइए अर्ध शासकीय पत्र में कौन सा कथन आपको गलत है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। बिल्कुल सही है। कह रहे हैं यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। देखिए तो ये आपका, आगे पढ़ते हैं, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो ये भी आपकी विशेषता सही है। करें प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। बिल्कुल सही है, तो आपका बी नंबर आपका सही हो नहीं है। तो यह पत्र जो है अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, तो ए बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो बी गलत यहाँ कथन चुनना था। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए भाई, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बताइए भाई कंठ तालव्य इसमें से कौन सा हो जाए जिसमें कंठ और तालु का बोलते वक्त दोनों प्रयोग हो? बताइए कंठ तालव्य। कह रहे कि ई है, सॉरी बड़ी ई है, बड़ा है, औ है, ए है। बताइए भाई तो कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन सा इसमें आएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ए जो है आपका कंठ तालव्य के अंतर्गत आएगा। देखिए कंठ तालव्य में आपके कौन कौन से आएंगे? ए आएगा और आए। ठीक, दोनों याद रखना है, ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आएंगे। आइए और देखते हैं। देखिए अगर तालव्य आपसे पूछ ले, तालव्य आपसे पूछ ले कौन कौन आएगा, तो देखिए छोटी आता है और बड़ी आता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये तालव्य। अगर कंठ से आपसे पूछे तो कंठ कौन उसके अंतर्गत आएगा? आपका छोटा आ जाएगा और बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और देखिए कंठोष्ठ आ जाएगा। कौन से कंठोष्ठ के अंतर्गत?
ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है। और एक याद रखिएगा, री किसके अंतर्गत आती है, तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो री को आप याद रखिए मूर्धन्य के, तो इतना याद रखिएगा भाई। फिर से देख लीजिए आपका कौन सा कंठ तालब किसमें आएगा, ए और ए आएगा। तालब में छोटी बड़ी आता है, कंठ में आपका छोटा बड़ा आता है, ठीक है, ठीक है। और कंठोष्ठ में आपका ओ और औ आता है, मूर्धन्य में री आता है, ठीक है। आप इसको इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं भाई, कहने की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो बताइए भाई। तो भागीरथी का आपका शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा हो जाएगा, चलिए तो कुछ बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, भागीरथी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहने की निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, चलिए बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, उऋण जो है वो ऋण आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सरयूर्मी में संधि आपको बताना है, कौन सी यहाँ पर संधि है। तो पहले देखिए सरयूर्मी का आपको संधि विच्छेद कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, सरयू प्लस उर्मी, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसमें कौन सी आपकी संधि हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर से हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला देखिए, अगला है, पहले निम्नलिखित में से कौन सा उच्च वास का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए भाई इसकी संधि विच्छेद करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, कहें कि उत प्लस छ वास या उच्च प्लस श्वास या उच्च प्लस वास या उत प्लस श्वास, कौन सा हो जाएगा भाई, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, उत प्लस श्वास जो है उच्च वास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है भाई, तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, ठीक, कौन सा समास नहीं है। तो कहने कि अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। देखिए कर्म कारक करें, कर्म धारक समास तो सुने थे, कर्म कारक समास नहीं सुने थे आप लोग, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके समास कितने 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो कर्म कारक यहाँ पर आपका समास नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। तो ये आपके समास हैं, ठीक। तो यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा, कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। अगला देखिए, करें कि मन माना में कौन सा समास है, मन माना में कौन सा समास है। देखिए मन माना का पहले आप विग्रह कर लीजिए, मन माना का, तो मन से माना हुआ, मन से माना हुआ समास विग्रह, या मन के द्वारा माना हुआ, आप इसे भी कहते हैं मन के द्वारा माना हुआ, ठीक है, माना हुआ। तो बताइए, तो ये समास, देखिए आपकी विभक्ति आ रही है, तो विभक्ति किस में आती है, जिसमें आपके, तो इसमें आपके कर्म में आती है, तत्पुरुष समास में आती है, क्या भाई, तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, मन माना में तत्पुरुष समास है। चलिए, और आप अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास की परिभाषा आप जानते ही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, करें कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए किसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, करें अनुचर, अनु, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए अनु उपसर्ग प्लस चर, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है अनु उपसर्ग ए नंबर सही हो जाएगा, अनुचर में अनु उपसर्ग लगा है, ठीक। आगे देखिए, कहने दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए, ठीक है। देखिए कहने विद्यालय का उप प्रधानाचार्य, ये अंडरलाइन है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ठीक है। तो विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जो है जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो कहने की तस्यम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है या देशज उपसर्ग है। तो बताइए उप प्रधानाचार्य में क्या है, तो कौन सा हो जाएगा भी सही, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, उप प्रधानाचार्य में जो है तत्सम उपसर्ग है। आगे देखिए, कह निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगता है, करें समझदार,
आदर, स्वभाव या सावधान। तो किसमें प्रत्यय नहीं लगता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आदर में जो है प्रत्यय नहीं लगता, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताइए भी कौन सा शब्द तत्सम है? यानी कि चत्वारी, अढ़ाई, मोर, बैन। तो कौन सा हो जाएगा? तत्सम पूछा तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चत्वारी शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम देखिए नहीं पूछा है आपकी वाला। देखिए पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? देखिए जो है पुष्प, सुमन, प्रसून जो है आपके तत्सम है, और जो है पुहुप जो है आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये पुष्प भी क्या है? पुष्प का मतलब फूल का क्या है? फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहां आपको तद्भव शब्द बताना है। कह रहे कि कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। कोयल जो है आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा कोकिल हो जाता है, कोकिल। ठीक है, तो कोयल का तत्सम क्या हो जाएगा? कोकिल। अगला है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? बताइए भी। तो अर्थ के आधार पर आपको शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका गलत है। कहे एकार्थी है, पर्यायवाची है, योग ऋण है, अनेकार्थी है। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। योग ऋण शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। ठीक, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए योग ऋण जो है या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर होता है। क्या भाई? या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। तो देखिए आपको अगर पूछे कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने भेद हैं, तो 3 बताएंगे। कौन से भाई? रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, ठीक है, तीसरा है योग ऋण। क्या है? योग ऋण। ठीक है, तो ये आपके किसके? उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने कैसे होते हैं? देखिए अगर अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पूछे तो उसमें कौन कौन आएगा? तो पहला आएगा देखिए पर्यायवाची आएगा, पर्यायवाची आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए भाई कौन आएगा? विपरार्थक आएगा, जिसे आप विलोम बोलते हैं, विपरार्थक आएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, समरूप भिन्नार्थक, समरूप भिन्नार्थक। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या हो जाएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और पांचवा कौन हो जाएगा? देखिए लीजिएगा, आ रह जाएगा इसी में। तो अनेकार्थी शब्द। क्या भाई? पांचवा अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, और छठा जो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक, एकार्थक प्रतीत होने वाले। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग कुल मिला के अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के शब्दों के भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन सा भाई? पर्यायवाची हो गया पहला, दूसरा विपरार्थक हो गया, तीसरा समरूप भिन्नार्थक शब्द हो गया, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, पांचवा हो गया अनेकार्थी शब्द, और छठा हो गया एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर हुए। ठीक है भाई, तो अगर ये जो योग ऋण हो गया ये किसके आधार पर? ये व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हो गए। ठीक है, ठीक है। और देखिए अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपसे पूछे तो कितने बताएंगे? उत्पत्ति के आधार पर तो 5 बता दीजिए। ठीक है, कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्णशंकर। ठीक है, और अगर अर्थ के आधार पर शब्द पूछे तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बताएंगे। ठीक है, अगर क्रिया के आधार पर पूछ ले तो आपसे कहेगा क्रिया के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 2 बताएंगे। पर आप शब्द कितने बताएंगे? 2 प्रकार के बताएंगे, विकारी तथा अविकारी शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कहें कि समरूप, गजमार, डोंगर या दनलाहा, तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। डोंगर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा हो जाएगा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? कहें कि चावल, भूगोल, पीतल, माधुर्य, तो कौन सा हो जाएगा 19 का? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से हो जाएगा। पीतल जो है आपका कैसा शब्द हो जाएगा? ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कहें कि हिंदी के अन्य पुरुष के निजवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। कहें कि वह, उन, उस, उन्हें, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। वह जो है पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ठीक, अगला देखिए। पहले निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आपको बताना है किसमें नहीं हुआ है। कहें कि दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, देखिए विशेषण का प्रयोग हुआ है। बच्चों ने खाना खाया। अगला है, माँ ने कहा और रोटी लो, तो ये इसमें विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सी में जो है आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ने खाना खाया सही हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण आपके कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए सकर्मक क्रिया वह होती है वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, सकर्मक क्रिया में आपका कौन कौन आ जाता है? इसमें क्रिया भी रहती है, कर्ता भी रहता है और कर्म भी रहता है, तो मतलब तीनों उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक, जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। ठीक, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? वह चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की क्या सिल रही है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन से में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर से हो जाएगा, लड़की सिल रही है। तो इस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे चलिए, अगला है, कहें पेड़ के नीचे गंदगी है। पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अब अव्यय शब्द कौन सा है? बताइए, पेड़ है कि नीचे है कि गंदगी है या उक्त सभी, तो कौन सा इसमें अव्यय शब्द होगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर से हो जाएगा, नीचे जो है वाक्य में अव्यय शब्द है। ठीक है, तो अव्यय क्या होते हैं भाई? तो अव्यय आप जानते हैं ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय भी आपके कितने होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे इसमें आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, तथा, अतः, ये सब कैसे शब्द है? ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला है, एक एक करके सब लोग मारे गए। रेखांकित शब्द में अव्यय बताना है। देखिए ये रेखांकित शब्द है नीचे, एक एक करके। कहने की पर्याप्तवाचक है, मात्रावाचक है, श्रेणीवाचक है या अधिकतावाचक है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, श्रेणीवाचक है ना, एक एक दो एक एक करके आइए तो श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रेणीवाचक है। ठीक, चलिए भाई 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची देखिए नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है आपको यहाँ पर बतलाना है। चलिए, कहने की विनायक, देखिए विनायक आपका है भाई, एक दंत है, लंबोदर है। ठीक, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए लंबोदर में कौन सा समास आ जाएगा भाई? तो बहुब्रीहि समास होता है ना, लंबा है जिसका उधर। ठीक, तो आप बताइए। तो देखिए, तो धनद में जो है या जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए धनद किसका पर्यायवाची है? ये जो है कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, कुबेर का। ठीक है, कुबेर का। ठीक, कुबेर का पर्यायवाची है। जैसे राज भी इसको कहते हैं,
राज, राज, ठीक है। धनद भी कहते हैं, ठीक है, धनद भी कहते हैं, यक्षराज भी कहते हैं, ठीक है, यक्ष राज भी, ठीक। तो ये धनद के पर्यायवाची हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कह रहे कि धूसर। देखिए धूसर शब्द का पर्याय बताना है, पर्यायवाची बताना है। देखिए असत तो भैया घोड़ा का हो गया, मेघ बादल का हो गया, और अजा जो है बकरी का हो गया। तो किसका एक ही बचा, तो आपका नंबर सी हो जाएगा। गर्दभ जो है ये है किसका पर्यायवाची है भी, ये धूसर का पर्यायवाची होगा। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए गर्दभ का और पर्यायवाची है, इसे खर भी कहते हैं, ठीक है, खर भी कहते हैं। शीतला वाहन भी कहते हैं, शीतला वाहन भी कहते हैं, चक्रीवाहन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहे हैं कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। कह रहे भौतिक है, संसारिक है, पारलौकिक है, अलौकिक है। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ऐहिक का विलोम जो है पारलौकिक होगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, देखिए कह रहे कि खंडन का विलोम होगा। देखिए खंडन का आपको विलोम बताना है। निर्माण होगा, समर्थन होगा, मिलन होगा या मंडन होगा। तो कौन सा हो जाएगा, खंडन का विलोम मंडन होगा। डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला है, चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, भरना है खाली स्थान में। करें आप अपनी पत्नी को समझने में स्पेस कर रहे हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। चलिए देखिए, एक आदमी जो है एक आदमी को समझा रहा है कि भैया आप अपनी पत्नी को समझने में क्या कर रहे हैं, तो यही आपको भरना है। कहें कि विचार, भूल, प्रयास या अन्याय, ठीक है। समझने में कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, चलिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, तो बताइए क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भूल कर रहे हो भाई, तो ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ भर दोगे। तो आप अपनी पत्नी को समझने में क्या कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, मतलब आप अपनी पत्नी को गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या हो जाएगा, बी आप भर देंगे, ठीक है। चलिए अगला है, करें कि कुसंग का ज्वार बुद्धि का स्पेस करता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। करें कि क्षय, लय, जय, व्यय। तो कुसंग का ज्वार बुद्धि का स्पेस क्या करता है, तो क्या करता है भाई, क्षय करता है, मतलब धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो आपका सी ए नंबर सही हो जाएगा, क्षय। कुसंग का ज्वार बुद्धि का क्षय करता है। आइए देखते भैया आगे देखते हैं। कहने कि निषीध का उपयुक्त अर्थ है, करें अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय या इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अर्धरात्रि का समय जो है निषीध का सही अर्थ होगा। आगे देखते हैं। अगला है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। दुर्भिक्ष जो है सही शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कहें कि निम्न मुहावरे का अर्थ है, कहें कि इलायची बांटना। चलिए भाई इलायची बांटना का आप इसको मुहावरे का अर्थ बताइए, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसकी क्या हो जाएगा, करें धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। तो कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा, दावत देना, ठीक है। अगला है, कहें कि सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है, सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, कारतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, तुरंत भाग जाना। अगला है, कह रहे कि पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कह रहे कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। बी कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। सी नंबर कह रहे हैं निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा। कौन हो जाएगा भाई, तो पगड़ी रख घी चख, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ठीक है। अगला है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। बताइए कौन सा इसमें मिश्रित वाक्य हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ठीक। तो ये डी नंबर आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा हो जाएगा, तो उसने अपने को निर्दोष घोषित किया है, तो सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अगला है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो सही वाक्य आपको चुनना है।
कौन सा इसमें वाक्य सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अगला है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य आपके कितने होते हैं? तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए खाया जाता है, तो आम खाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर से हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है को किस कारक का परिसर्ग है? यानी कि कर्ता का, कर्म का, करण का या संप्रदान का। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। को जो है कर्म कारक का परिसर्ग है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। देखिए जो है कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कर्ता का जो कारक चिन्ह ने होता है, कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, और संबंध का की के, और अधिकरण में पर, और जो है संबोधन का हे अरे चिन्ह होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार 8 प्रकार के कारक होते हैं। अगला है कहने कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कहने कर्ता कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। तो कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा। देखिए अधिकरण कारक हो जाएगा। तो मैं 3 मिनट में, देखिए मैं पर, तो किसका आता है? अधिकरण कारक का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा पहचानिए? कहने संसार, गौरव, समुदाय, अश्वनी। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द अश्विनी जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? देखिए नहीं वाला बताना है। यानी कि देवी, भक्त, नेता, शिक्षक। तो किसमें नहीं लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। देवी में जो है गण जो है शब्द जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें जैसे भक्त तो भक्त गण में बहुवचन बनाया जा सकता है, नेता गण में और शिक्षक गण में। ठीक, तो ए नंबर में जो है नहीं लगेगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। कहने कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो जो है दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर निर्भर करता है, तो ऐसे कौन से काल में के अंतर्गत आता है? तो बताइए। करें संदिग्ध भूतकाल के, हेतु मद भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। ठीक, बताइए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कहीं बताइए कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल। ठीक, तो इसमें जो है जो दूसरा वाक्य होता है उपवाक्य होता है, वो पहले उपवाक्य पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक है, देखिए ये वाक्य के अंग होते हुए भी ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं निपात। ठीक, तो बताइए निपात 8 प्रकार के होते हैं। बताइए करें समेत, सिर्फ, एवज, पास। तो 45 को बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें निपात का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। सिर्फ जो है ये जो है निपात का उदाहरण है। अगला देखिए कहने कि इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। देखिए अशुद्ध वाक्य कहने कि उसमें बचपन है या उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो इसमें आपको बताना है अशुद्ध वाला शब्द। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। उसमें बचपन है, तो ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक, तो शुद्ध शब्द उसमें बचपना है। ठीक, तो आपका ए नंबर यहाँ शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला है करें कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, तो बताना है। तो कहाँ से हो जाएगी? करें कि संघ में, राज्य में, अन्य देश में। तो कौन होगी? तो भारतीय संघ में जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, तो आर्टिकल 343 फर्स्ट में यह कहा गया। ठीक है, ठीक, तो हिंदी दिवस आप जानते हैं कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को। ठीक, और विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए पहली हिंदी दिवस का जो कानपुर नागपुर में हुआ था कब, 1975 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ रखिए, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, संघ। अगला है, कह रहे कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, कह रहे कि मगही है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली है। तो इसमें बताइए मगही हिंदी बोली का नाम, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, मगही हिंदी बोली हो जाएगी। बिहारी हिंदी की जो है मगही हिंदी बोली हो जाएगी। ठीक, तो बिहारी हिंदी की कितनी शाखाएं? 3 हैं, जिसमें से है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक, तो ये बिहारी की कितनी शाखाएं हैं? तो 3 हैं। कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, मैथिली। अगर आपसे यहाँ पूर्वी हिंदी की भाषा कितनी होती है, तो पूर्वी हिंदी के आपकी 3 भाषाएं आती हैं, जैसे अवधी हो गई, बघेली हो गई और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, 3 भाषाएं पूरी। और पश्चिमी हिंदी की अगर पूछे, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं कौन है, तो इसमें 5 भाषाएं आती हैं। कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक, तो इसके अंतर्गत 5 भाषाएं। तो आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए आपको यहाँ हिंदी दिया गया है, उसका अनुवाद नीचे दिया गया है, तो इंग्लिश में आपको बताना। अरे आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, तो आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, तो इसका सही इंग्लिश शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? कहने कि टुडे, देखिए आज माने टुडे हो गया। वी कैन नॉट मतलब बंद नहीं कर सकते। शट, वी कैन नॉट शट माने बंद करना, शट डाउन बैंक। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सही इंग्लिश हो जाएगी टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहने कि आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिखा, नीचे हिंदी इसका सही बताना है। कहने कि वाइल मिलियन से सफर माने कष्ट। ठीक, फ्रॉम द ड्रॉट्स माने सूखा, एंड द फ्लड्स माने बाढ़। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कहने कि जहाँ लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित हैं, जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, जहाँ लाखों सूखे बाढ़ से ग्रसित हैं, या सूखे और बाढ़ से लाखों लोग पीड़ित हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।